नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय नगर पालिका बड़कोट में हम मौजूद हैं और बड़कोट अपने आप में धार्मिक कई पहलू समेटे हुए हैं। यहाँ पर गंगा यमुना और केदार गंगा का संगम भी है गंगनानी में। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व भी है। साथ ही नगर पालिका में क्या कुछ खास है और क्या नगर पालिका जो बड़कोट है फिर से कमल खिलाने जा रही है, और कई मुद्दे हैं जो नगर पालिका बड़कोट से एक कई परेशानियां निकल कर आती हैं। तो हमारे साथ आज भाजपा के जो उम्मीदवार हैं अतुल रावत, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो रावत साहब, नगर पालिका बड़कोट और भाजपा ने आपको प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो पिछले दिनों कहीं बड़ा एक आंदोलन रहा पानी को लेकर, जल की समस्या यहां पर रही, उसको लेकर भी कई सवाल हुए। पर नगर पालिका की अगर हम दृष्टि से देखते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं जो भाजपा इस बार लाने वाली है, या जीतने के बाद क्या ऐसी चीजें रहेंगी जिसे आप धरातल पर उतारेंगे? अमित भाई, बड़कोट आगमन पर आपको, आपकी टीम को मैं नमस्कार करना हूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर विश्वास करके मुझे भारतीय जनता पार्टी का बड़कोट नगर पालिका के लिए प्रत्याशी बनाया। रही बात मुद्दों की, निश्चित रूप से बड़कोट में पेयजल की समस्या की ज्वलंत समस्या थी बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पेयजल योजना पर बहुत युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि 31 मार्च तक पेयजल की समस्या का समाधान कंप्लीट रूप से हो जाएगा। जो आने वाला यात्रा काल है, बिना किसी बाधा के यात्रा चलेगी। यात्री, सैलानी, तीर्थ लोग अपनी यात्रा को सुगम बनाएंगे। पेयजल की समस्या का समाधान हो चुका है। दूसरी समस्या बहुत ज्वलंत बड़कोट हॉस्पिटल की है। बड़कोट हॉस्पिटल में वास्तव में रिफर सेंटर बनकर रह गया है। मैं ये उम्मीद करता हूं नगर पालिका क्षेत्र की जनता से, आप 2013 की तरह आप मुझ पर विश्वास करो, और जिस प्रकार से मैं 2013 से 18 के कार्यकाल में मैं नगर के जनता की भावनाओं के अनुसार मैंने काम किया, उसी भावनाओं को लेके आगे मैं बढ़ रहा हूं, और वही मेरा मापदंड होगा। जो मेरे छूटे हुए कार्य शेष हैं उनको मैं आगे बढ़ाऊंगा, और एक नया नगर आपके सामने उदाहरण के तौर पर पेश करना चाह रहा हूं। देखिए रावत साहब, समस्या की आप बात कह रहे हैं, पार्किंग को लेकर सबसे बड़े सवाल है। जो कॉलेजेस हैं, मैंने ये भी सुना है कि बड़ी दूर दूर हैं, और जो युवा साथी हैं उन्हें बड़ी दूर दूर कॉलेज जाना पड़ता है। मुझे लगता है यहाँ से डिस्टेंस सभी की दूर है। उसको लेकर क्या प्लान है आपके पास? पार्किंग की बड़ी समस्या है, और जब हम रोडों से गुजरते हैं, यहाँ जो सड़कें हैं वहां पर भी हालात जो हैं कुछ अव्यवस्थित हैं। इसको लेकर नगर पालिका में क्या है? देखिए, पार्किंग की व्यवस्था भी 2013 के कार्यकाल में मैंने शुरू की थी, और वो अभी कंप्लीट तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ना से भला हाँ है, और वहां पर गाड़ियां खड़ी हो रही है। पार्किंग व्यवस्थित ढंग से चले और व्यापक स्तर पर हम उसको बढ़ाएं, निश्चित रूप से उस तरफ मेरा ध्यान है। रही बात विद्यालयों के छात्र छात्राओं की, जैसे डिग्री कॉलेज का हुआ, पॉलिटेक्निक का हुआ, पॉलिटेक्निक के लिए माननीय मुख्यमंत्री जब उत्तरकाशी आए थे, तो सरोखेत से पॉलिटेक्निक तक झूला पुल की घोषणा हो चुकी है, उस पर इम्प्लीमेंट होना है। और टटावा डिग्री कॉलेज के छात्रों के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, मेरे घोषणा पत्र में भी आ गया है कि 2 बसों का हम संचालन करेंगे नगर पालिका से। एक बस का रूट बड़कोट टू राजगढ़ी
पॉन्टीपुल होते हुए बड़कोट और एक बस का रूट बड़कोट पॉन्टीपुल होते हुए टटावा होते हुए बड़कोट, दोनों बसें, उसमें जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट की व्यवस्था की है। उनको नगर पालिका के द्वारा कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट बड़कोट आ जा सकेंगे। ये छात्रों की समस्या के समाधान का हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा रावत साहब, तो रेवेन्यू का क्या है? देखिए, जो चीजें होंगी उसके लिए रेवेन्यू चाहिए होगा। नगर पालिका का रेवेन्यू जनरेशन के लिए क्या मेथड रहेगा, क्या ब्लूप्रिंट है? क्योंकि सब चीजें पैसों से होनी है। अगर किसी को फ्री सुविधाएं दे रहे हैं तो उसका रेवेन्यू कहां से लाएंगे, पैसा कहां से लाएंगे? देखिए, हमारे पास जो नगर पालिका का क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है और काम करने की आवश्यकता है। आप एक क्षेत्र है यहाँ तिलाड़ी शहीद स्थल, बिल्कुल, उस क्षेत्र में यदि हम उस क्षेत्र को डेवलप करें तीर्थ यात्रियों के लिए, पर्यटकों के लिए, तो वहां से हम आय जनरेट कर सकते हैं। नगर पालिका वहां अपना कारोबार कर सकती है जिससे कि नगर पालिका की आय बढ़े। आय ऐसे नहीं बढ़ेगी, पहले तो पैसा लगाना पड़ेगा ना, वो हम सरकार से, केंद्र सरकार से वो हम उसकी व्यवस्था करेंगे, उसके बाद हमारी आय जनरेट होगी। राव साहब, आपने एक बात कही, वैसे तो आप जो सत्ता पक्ष है उसके भी प्रत्याशी हैं, आपने अस्पताल के बारे में कहा कि ये रेफर सेंटर बन चुके हैं, तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई क्या? वैसे प्रदेश के हालात यही है, तो इसको लेकर क्या आपने बात की है माननीय स्वास्थ्य मंत्री से? स्वास्थ्य मंत्री जी बीच में बड़कोट प्रवास में आए थे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में है ये मामला, और जब यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उनको अवगत कराया तो उन्होंने दो टूक में कहा कि आप चुनाव के बाद देहरादून आइए, बैठ के बात करेंगे, जो आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम होगी उसका हम समाधान करेंगे। और निश्चित रूप से मैं बड़कोट के नागरिकों को ये आश्वस्त करना चाह रहा हूँ, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और यहाँ पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, यानी कि 3 टायर सिस्टम गवर्नमेंट अगर डेवलप होती है तो विकास का कोई ऐसा मुद्दा सामने नहीं आएगा जो न हो। क्योंकि जब हम विपक्ष में बैठ के विकास कर सकते हैं तो अब तो हम सत्ता में हैं। जो मेरे 2013 कार्यकाल का पीरियड है, मैं समझता हूं अभी तक जो मेरे से पूर्व में नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष जी रहे हैं, उनके कार्यकाल में इस प्रकार के काम नहीं हुए जैसे काम मैंने किए। मैंने नगर के उन गरीब काश्तकारों के लिए 396 आवास योजना भारत सरकार से स्वीकृत कराई, जिसमें से 268 लोग अपने घरों में रह रहे हैं। आप जाइए उनसे पूछिए, 1 रुपए उनका खर्च नहीं है हुआ और वो अपने घर में रह रहे हैं। हमने घर पहले उन्होंने बोला हम बनाएंगे, जो नहीं बना पाए नगर पालिका ने बनाए, उनको चाबी दी और रह रहे हैं। तो हमारी इस प्रकार से व्यापक स्तर पर कार्य योजना तैयार है और मैं समझता हूं नगर पालिका क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में मैं नगर पालिका में जीत कर आ रहा हूं। और विकास वहां बैठ के विकास ही तो करना है, वहां बैठ के क्या कर सकते हैं हम? जो हमने 5 साल में किया उसको और आगे बढ़ाएंगे, जो काम छूटे हुए हैं उनको करेंगे। अच्छा रावत साहब, प्रत्याशियों की बात करें तो 7 से ज्यादा मेरे ख्याल से प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य जो त्रिकोणीय लड़ाई नजर आती है आपके और जो विजयपाल रावत है कांग्रेस के, और जो निर्दलीय प्रत्याशी है विनोद डोभाल, उनके बीच नजर आती है, जो जनता भी कह रही है कि शायद जो जीत कर आएगा इन तीनों प्रत्याशियों में से होंगे। वैसे तो अन्य भी हैं, सवाल यहाँ पर यह है कि उन प्रत्याशियों को कैसे आंकते हैं, क्योंकि वो भी बड़े वादे कर रहे हैं, अभी कई घोषणाएं उन्होंने भी की है, कई वादे वो भी कर रहे हैं। क्यों अलग है अतुल रावत और क्यों उन पे जनता विश्वास नहीं करेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तो सिटिंग एमएलए के जो अभी विधायक उनके भाई भी हैं साथ में, कैसे देखते हैं उनको? देखिए अमित भाई, मैं सामने वाले की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा। सामने वाले कौन है ये उनका निजी मामला है, किस मुद्दे को लेके वो नगर पालिका में आए हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं 24 घंटे का व्यक्ति हूं कार्यकर्ता के रूप में जनता के लिए। रात के 12 बजे हमें कॉल करेंगे, हम उपस्थित होंगे। उनमें से कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो पैरासूट है, वो अपना धंधा कर रहे हैं,
अपना कारोबार कर रहे हैं, उनको तो चुनाव में केवल खलल डालनी है कि पैसा है, फूको, तमाशा देखो। नगर पालिका क्षेत्र की जनता इस चीज को समझती है और जनता से जुड़ाव। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने क्यों प्रत्याशी बनाया, ये सबसे बड़ा कारण ये आप तलाशो। इसलिए कि मैं जमीनी कार्यकर्ता हूं, जनता की रिपोर्ट मेरे फेवर में है, कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट मेरे फेवर में है, मेरा पिछला कार्यकाल बेहद संतोषजनक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। रही बात माननीय विधायक जी के परिवार की, उनके समर्थकों की, उनके भाई की, मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं सुन रहा हूं आजकल जो देश के पूंजीपति लोग हैं वो अगर ये कहेंगे कि जिस जिस स्टेट में एम्स की आवश्यकता है, वो अगर प्रधानमंत्री जी से ये बोलेंगे कि हम वहां पे एम्स बना देंगे, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि एम्स बनाने के लिए कुछ निर्धारित मापदंड है। बिल्कुल है। मैंने 2-3 मर्तबा विधायक जी के भाई को देखा मैंने कि मैंने वार्ड नंबर 7 में जेसीबी भेज दी, छटांगा में जेसीबी भेज दी, रास्ता बनेगा, सड़क बनेगी। भाई साहब ये बढ़िया की दुकान नहीं है, 2 किलो आटा दे दो, 2 किलो चावल दे दो। सड़क बनाने के लिए निश्चित मापदंड होते हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस होता है, बजट एलोकेट होता है, कहां से आएगा, कितने किलोमीटर है, इन गांव के लोगों को क्या लाभ है, क्या हानि है, कितना कंपल्सेशन देना पड़ेगा। साड़ा में जब उन्होंने जेसीबी खड़ी की तो गांव के लोग आ गए, बोला भाई कौन कर रहा है, क्या बात है? बोला जी फलाना आदमी कर रहा। बोला बुलाओ, नहीं गया वहां। जेसीबी वाले को बोला जहां से आए वहां से निकल ले। क्या रिजल्ट निकला? क्यों नगर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? कहीं पे अगर सत्संग भवन बन रहा, काम शुरू करवा दो, किसी का लेंटर पड़ना, लेंटर डलवा दो। ये क्षणिक सुख वाली बात है। ये आप 23 तारीख के बाद जनता के बीच में नहीं दिखाई देंगे। आप चुनाव निपटा और आप अपने कारोबार में लगे, जो एक व्यवसायिक का काम होता है। आप सामाजिक आदमी है, जो एक व्यवसायिक व्यक्ति है, वो आप करो ना। जो आप भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई दूसरे दल के लोग कर रहे हैं, वो उनको करने दो। हम तो 24 घंटे के व्यक्ति हैं। हम अगर चुनाव नहीं भी लड़ते, चुनाव में प्रतिभाग नहीं भी करते, तभी भी हम जनता के बीच रहते। लेकिन आप बिना कारण के जनता के बीच में नहीं रह सकते। अरे यही कारण है कि आज शहर में चर्चाएं हैं कि माननीय विधायक जी कहाँ हैं। मैं विधायक जी की क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन प्रतिनिधि होने के नाते और विधायक यमुनोत्री होने के नाते उनकी भी एक मॉरल ड्यूटी बनती है। उनके बहुत महत्वपूर्ण शहर में चुनाव हो रहे हैं, कहाँ हैं? अरे चाहे आपका भाई लड़ रहा है, उसको सपोर्ट करो, लेकिन करो ना। आप चिन्हालीसौड़ में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका स्वागत है। बड़कोट में क्या हो गया? तो मेरा कटाक्ष करने का कोई आशा ही नहीं है। ये मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं और जो व्यक्ति सामने होगा मैं उससे बात करूंगा। तो चिन्याली अपनी और बड़कोट बराया हो गया, ऐसा लगता है? नेचुरल है। मैं सुन रहा हूं कि यमुनोत्री विधायक जी ने चिन्याली में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया, स्वागत है। लेकिन बड़कोट में किसको है, कौन है, क्या है, ये आपके मतदाताओं को पता रहना चाहिए, क्योंकि अर्ली एज के हैं माननीय विधायक जी। बिल्कुल। और विधायक जी के समर्थकों को भी और जनता को भी और वोटरों को भी ये लगना चाहिए कि माननीय विधायक जी का स्पष्ट दृष्टिकोण किधर की ओर है। अच्छा रावत साहब, एक ये भी बात कहूंगा, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता और कुछ आप ही की पार्टी के लोग थोड़े से नाराज हैं आपसे। कपिल देव रावत की बात करता हूं तो उन्हें भी कई आरोप लगाए हैं आप पे, उस पे भी, क्योंकि इस पे मुझे लगता है कि बात हुई नहीं पाई। उन्होंने आरोप तो लगाए पर शायद ये हुआ कि स्पष्ट समझ नहीं आ पाया, वो नाराज हुए। उसके बाद कई तरीके के आरोप आप पे लगा दिए उन्होंने, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर कपिल देव जी ने मुझ पर ऐसा कोई विशेष आरोप लगाया तो वो मेरे संज्ञान में आप दो, मैं जवाब देता हूँ। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर कोई ऐसे आरोप लगे हैं, क्या तोलावत ने ये किया वो किया, राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो ये आरोप मैं सिरे से नकार रहा हूँ। मैं आपको एक पृष्ठभूमि बता दूं, मेरा बड़ा बेटा और कपिल देव की उम्र एक है,
और कपिल देव के पिताजी की और मेरी उम्र 2-3 दिन का फर्क है। वो बड़े हैं कि मैं बड़ा हूं, मुझे नहीं जानकारी। तो कपिल देव का जो दायरा है वो हटके है। कपिल देव के खिलाफ जिस कार्यकर्ता ने किया, क्यों किया, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं केवल इतना जानता हूं कि 2.5 साल पहले उस कार्यकर्ता ने फेसबुक और व्हाट्सएप में डाला था कि कपिल देव चुनाव नहीं लड़ सकता है। जो दुनिया ने पढ़ा, सारे नागरिकों ने पढ़ा, कार्यकर्ताओं ने पढ़ा। मैंने उस कार्यकर्ता से पूछा, भाई ऐसा क्या है तेरे पास जो तू ऐसा लिख रहा है? तो उसने कहा, भाई साहब इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, समय आने पे आपको पता लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसको ये पता लग गया था तो भैया अपने कागज पत्र सही करता। क्या जरूरत थी तेरे नॉमिनेशन को रद्द करने की? बिल्कुल। नियम न तो अतुल राउत के घर में बनते हैं, न उस कार्यकर्ता के घर में बनते हैं, और न कपिल देव के घर में बनते हैं। उत्तराखंड अधिनियम उत्तर प्रदेश के समय से चला रहा है। बिल्कुल। और जो आवश्यक संशोधन समय समय पे हुए हैं वो सबको पता है कि उत्तराखंड सरकार की लैंड पर जिसने इंक्रोचमेंट कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब ये दुश्मनी कहां से आ गई? आपकी माताजी ने उस पे स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि 11 सालों से मेरा अवैध अतिक्रमण पर कब्जा है। तो ये तो देखना चाहिए था ना। क्या आपको चुनावी पीरियड में फाइल बनाने की रह गई? बहुत सारे लोगों ने कर रखा होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन संज्ञान में तो आपका आया ना। तो मैं कपिल देव के ये सारे, मेरी पूरी संपत्ति, पूरी सहानुभूति कपिल देव के साथ है, और उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी कष्ट में है। मैं समझता हूँ इस चीज को, लेकिन भाई साहब गलत तो गलत है। अच्छा रावत साहब, मैं एक बात इसलिए कहना चाहूंगा कि एक ऑडियो की बात भी आ रही थी, मैं आपसे भी उसके बारे में बात भी हुई थी। एक ऑडियो मेरे पास आती है और उसमें ये कह दिया जाता है कि आप उसमें फोन में बात करते हुए आते हैं, कोई पूर्व फौजी है। इसलिए भी कह रहा हूं कि लोगों ने कहा कि वो ऑडियो है, इस समय चल रही है वो, और मैंने ये भी सुना है कि वो शायद पुरानी ऑडियो है, इस समय चुनावी माहौल में। वो क्या था, वो थोड़ा सा बता दीजिएगा। एक मेरे पारिवारिक मित्र है बड़कोट गांव के, ITBP में पोस्टेड है। मेरी उनसे रूटीन में बातचीत होती रहती थी। तो वो पहले से मेरे खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप में कर रहा था कि अतुल राउत का पिछला कार्यकाल बेहद निराशाजनक रहा, वगैरह वगैरह आरोप लगा रहा था। तो मैंने उससे एक दिन पूछा, मैंने कहा भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या बात है? तो वो बड़े, मुझे ये पता चल गया था कि ये मेरी आवाज को टेप कर रहा है। मुझे ये पता लग गया था क्योंकि एक साउंड आती है। बिल्कुल बिल्कुल आती है। और मैं कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सामने वाले को ना भांपूं ये मेरे से उगलाना क्या चाह रहा है। मैंने उससे बोला, मैंने कहा अगर तुम पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत तो IT एक्ट 499/500 IPC में मुकदमा दर्ज होता है। जो किसी के कपड़े उतारने का प्रयास करता है, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, ऐसा ना हो कि मैं आपके खिलाफ संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराऊं और पुलिस आके आपसे बात करे और बड़कोट बुलवाए और आपसे कानूनी कार्रवाई के हिसाब से बात करे। वो वीडियो वो वायरल कर रहा। अगर मैं उसको ये बोलता कि मैं तुझे उठा के ले आऊंगा तो वो गलत था। अगर मैं उसको गाली गलौज करता तो मैं गलत था। मैंने संवैधानिक परंपराओं का निर्वहन किया और सिस्टम से बात की कि अगर आप मुझको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो IPC की धाराओं में, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा और मैं पुलिस को बोलूंगा जाइए और लाइए। क्या गलत बोला मैंने? अपना डिफेंस तो हर कोई करेगा ना। और उसकी भी नहीं है गलती। वो बेचारा हाई स्कूल पास है कि 8वां पास है, मुझे ये भी नहीं है पता, जबकि मेरा 7 का पढ़ा हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इंटर हो। लेकिन उसको इन लोगों ने इतना बेवकूफ बना रखा है, इतना मूर्ख बना रखा है कि उसको कुछ नहीं सूझ रहा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं नगर पालिका क्षेत्र की जनता को बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहा हूँ कि मैं राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ,
छात्र नेता रहा हूं, मेरा कैरेक्टर, मेरा चरित्र सार्वजनिक है, छुपा हुआ कुछ नहीं है। मैं इस प्रकार की धमकी क्यों दूं? और जिन फौजियों के बारे में वो संदेश आगे कर रहा है, उन फौजियों को मेरे बारे में पता है कि वो सीमाओं पे हैं, और घर में अगर उनके घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है रास्ते की, आने जाने की, मैं उसको देखता हूँ। अच्छा राव साहब, एक फौजी भी आए हैं आपके साथ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उन्हें भी, आप पूर्व सैनिक हैं शायद, मेडल लगा के आए हैं, थोड़ा सा अगर वो भी आ जाएंगे तो उनसे भी बात कर लेंगे, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ये लिखा है कि सम्मान नहीं कर रहे हैं इस तरीके की कि जो पूर्व सैनिकों को रहने दीजिए ऐसे। हाँ कोई बात नहीं, उसको था। तो ये भी है, क्योंकि एक मैसेज ये जा रहा है कि पूर्व सैनिक का सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो टोन है वो थोड़ी ऐसी लगती है कि थोड़ा सा उसमें जा रहा है। देखो, जब कोई हमें उकसाएगा, मैं भी मनुष्य हूँ, बिल्कुल हाइपर स्वाभाविक है। बिना कारण के कोई अगर अनसन बात करेगा तो हाइपर होना स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद भी SHO बड़कोट से बात हुई थाने में, मैंने कहा दिखाओ इसमें क्या धमकी है। मैंने ये बोला हुआ है कि पुलिस अपना काम करेगी, अगर ये लिखा हुआ है कि अतुल अपना काम करेगा तो मैं गलत हूँ। मैंने पुलिस का इन्वॉल्वमेंट किया और दी मैंने एप्लीकेशन, और आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ, उस व्यक्ति ने थाना बड़कोट में लिख के दे दिया कि मेरे से गलती हुई है, इस गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अतुल रावत जी से। ये लिख दी गई ये चीजें बाहर नहीं आई हैं, क्योंकि ये बाहर मुझे करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपकी ऑडियो तो आ गई ना फिर। मैंने SHO बड़कोट को ये कहा कि देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसने माफी पत्र दे दिया ना, रखिए आप इसको, मुझे उसमें कुछ नहीं बोलना है। लेकिन मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ, आप SHO बड़कोट से पूछिए कि माफी पत्र थाने में है, और उसने बाकायदा अपनी हैंड राइटिंग से लिखा है कि मैं क्षमा चाहता हूँ अतुल रावत के खिलाफ जो मैंने दिया, मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूँ। तो क्यों मांगी? मैंने तो नहीं बोला ना, पुलिस ने अपना काम किया। तो इसलिए ये सब चीजें मैं नहीं समझता हूँ कि इसको चुनाव में बोलना चाहिए था, लेकिन बोल रहा है तो उसकी मर्जी है। सर, एक सवाल आया था कि पूर्व सैनिक को लेकर जो अतुल रावत जी हैं, उनके ऊपर एक आरोप लगा है। आप खुद सैनिक रहे हैं, पूर्व सैनिक रहे हैं, मेडल भी आप बिल्कुल सीने में लगाए हुए हैं। क्या कहेंगे कि नगर पालिका में अतुल रावत जी की क्या रहने वाला है, क्या होगा भविष्य? अतुल रावत विजय होगा और 100% होगा, ये पूरा विश्वास है। क्या कारण है, क्यों लगता है कि अतुल रावत जी जीतेंगे, क्यों ऐसा? वो परखा हुआ आदमी है, वो पहले चेयरमैन रह चुका है। कार्यकाल कैसा रहा था इनका? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। 396 मकान एक नगर को देना, नगर पंचायत को देना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। रास्ते हैं, नालियां हैं, इनका विकास जो इनके कार्यकाल में हुआ है वो आज तक किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ। दूसरे कार्यकर्ता भी बीजेपी की थी, दूसरा कार्यक्रम उनका है। ये दो लोगों का ही काम बड़कोट के अंदर दिखाई देता है, अतुल रावत का और जसोदा राणा का। इसके बाकी किसी का कोई काम नहीं दिखाई देता। अच्छा, जहाँ तक बात है पूर्व सैनिकों के सम्मान की, तो क्या रावत जी कभी लगा ऐसा कि सैनिकों का सम्मान नहीं करते यार? क्योंकि ये आरोप लगा है इनके ऊपर, क्योंकि वो मैं सैनिक हूँ, मेरा तो सबसे ज्यादा सम्मान करता है वो। कौन बोलता है कि वो सैनिकों का सम्मान नहीं करते? मैं 2 लड़ाई लड़ा सैनिक हूँ, मैंने देश के लिए 2 लड़ाई लड़ी है, और मैं जन्मजात भाजपाई हूँ। आर्मी छोड़ने के बाद मैं इसमें भर्ती हुआ। अब एक प्रश्न पूछा था कि मैं कांग्रेस में क्यों नहीं गया, तब तो कांग्रेस का ही बोलबाला था, सचमुच था, पूरा कांग्रेस होता था। हम लोग गिने चुने लोग थे, एक मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक मर गए, राजेंद्र सिंह रावत जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, यहाँ ब्लॉक प्रमुख रहे, तो वो चले गए बेचारे। यहाँ वो मित्र थे, हम लोग थे 2-4 लोग ही जहाँ दिखते थे, बाकी सब कांग्रेसी थे। तो हम अब कांग्रेस में क्यों नहीं गए? मेरा एक कार्यक्रम रहा कि मैं जब फौज में था तो उस बात से ही कुछ चिढ़ होती थी। वो क्या बोलते थे कि धर्म को राजनीति से दूर रखो। तो राजनीति के नजदीक क्या रखना है? अधर्म। और वही हुआ है कांग्रेस के शासन में, अधर्म हुआ है, देश बंटा। और मैं फौज में क्यों गया?
जब 62 में चाइना की मार खाई, मैं 63 में भर्ती हो गया, 1963 में। तो 15 साल मेरे पिताजी मर गए, मैं वॉलंटियर आया, नहीं तो मैं भी ऑर्डिनरी कैप्टन बन के घर आता। तो पिताजी के मरने पर मैं वॉलंटियर आया रिटायरमेंट। 15 साल 41 दिन की मेरी सेवा है आर्मी में। तो ये देखिए, ये है, देखिए उन्होंने भी कहा है कि जिस तरीके के आरोप लगते हैं, ये राजनीतिक जो आरोप हैं, कपिल देव रावत का जो रहा, वो भी अतुल रावत जी ने बताया है कि क्या कुछ थे। अब सवाल ये है कि 23 को मतदान होना है और नगर पालिका बड़कोट, क्योंकि चुनावी यात्रा तो जारी है। अभी आम जनता से भी, बिल्कुल आपके पास भी आऊंगा, आम जनता से भी सवाल करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है। अभी तो रावत साहब ने अपना पक्ष रखा है, उसके बाद आम जनता के मन में क्या है। एक पूर्व सैनिक की बात हमने सुनी कि कितना सम्मान रावत साहब करते हैं, पर रावत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रावत जी, नहीं, एक आपके पास भी, बिल्कुल एक एक करके आपकी बात। मैं अमित भाई आपके चैनल के माध्यम से नगर पालिका बड़कोट की जनता को, मतदाता भाई बहनों को ये अपील करना चाह रहा हूँ कि मैं वही अतुल रावत हूँ जो आपने 2013 में चुना। और मैंने साबित किया कि जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। मैंने जनता को सर्वोपरि रखते हुए मैंने विकास की डोर को आगे बढ़ाया। और इस समय निश्चित रूप से विकास भी आगे बढ़ेगा, छूटे हुए काम भी पूरे होंगे, लेकिन आप किसी की बातों पे ना आए। जो हमारे विधायक गण हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि गण हैं, हमारा उनसे भी कोई मतभेद नहीं है। ये राजनीति में सब चलता रहता है। चुनाव 23 तारीख को हो जाएंगे, हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है। कोई आदमी अगर आगे बढ़ रहा है वो बढ़े, लेकिन जनता से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपना वोट जाया मत करना। आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अतुल रावत को वोट देना 23 तारीख को, और 25 तारीख का जो दिन होगा वो एक स्पेशल दिन होगा बड़कोट में, जब भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, नगर पालिका क्षेत्र की विजय होगी और विकास की बात आगे बढ़ेगी। रावत साहब, एक आखिरी प्रश्न करते हुए जाऊंगा, इस लाइव को समाप्त करूंगा। एक बड़ा मुद्दा है पहाड़ों के लिए और ऐसे क्षेत्रों के लिए जहां से 4 धाम यात्रा निकलती है, भू कानून और मूल निवास, जिसकी बात प्रत्याशी कर रहे हैं, सड़कों पर लोग हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे, कितना जरूरी है? क्योंकि पहाड़ में जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, उसके लिए भी कई लोग हैं, कई बार आवाजें उठी हैं पहाड़ों से, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, इसमें 2 सवाल उठते हैं। एक तो मेरे व्यक्तिगत विचार, हाँ, व्यक्तिगत भी, और पार्टी। पार्टी स्तर पर जो पार्टी निर्णय लेगी मुझे मंजूर है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत रूप पे अगर मैं उस निर्णय मंडल में सम्मिलित हूं तो मेरी ओर से पहले ये होगा कि स्थानीय स्तर पर मूल निवास प्रमाण पत्र और भू कानून लागू होना चाहिए। ये पहचान होनी चाहिए, मैं बड़कोट का निवासी हूँ। ये पहचान कैसे होगी? कागजों से होगी। देहरादून का निवासी कौन है? कागजों से होगी। लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा ये अस्थायी प्रमाण पत्र लाया गया, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि मूल निवास की परिभाषा क्या है और अस्थायी की परिभाषा क्या है। नहीं, अस्थायी और अस्थायी दो कैटेगरी के प्रमाण पत्र बने हैं। बिल्कुल बने। तो वो कैटेगरी हमारे समझ में नहीं आई। हमारे समझ में केवल एक कैटेगरी आ रही है कि मेरे पिताजी फोर फादर बड़कोट में थे और मैं बड़कोट का रहने वाला हूँ, उसको कहते हैं मूल निवास। बिल्कुल सच्चाई है। जो जमीन पुश्तैनी मेरे पास है उसको मैं बेच सकता हूँ, लेकिन बाहरी व्यक्ति को नहीं। बिल्कुल। मकान बनाए, दुकान बनाए, लेकिन वो यहाँ पे अपने फैक्ट्री खोले, यहाँ के काश्तकारों के विरुद्ध में, नौजवानों के विरुद्ध में एक ऐसा माहौल बने, इस विचारधारा से मैं सहमत नहीं। बिल्कुल। दो पक्ष बताए हैं। एक पक्ष उन्होंने रखा है पार्टी का, जो पार्टी कहेगी वो तो उन्हें मान्य है ही। साथ में अतुल रावत जी का यह है कि अगर वो निर्णायक मंडल में रहते हैं तो सबसे पहले मूल निवास और भू कानून की बात करेंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये मुद्दा अपने में अस्तित्व की लड़ाई है पहाड़ की। इसलिए भी
क्योंकि आगे क्या होगा, आगे किस तरीके से हालात होंगे, उसके लिए आज आवाज उठाना जरूरी है। सर आप कुछ कह रहे थे, थोड़े शब्दों में, कम शब्दों में। जी मैं आपका एक प्रश्न का जवाब दे जी, रहा था बिल्कुल ना दीजिए। कि सैनिकों का आदर नहीं करते हैं, ऐसी बात आरोप किसी ने लगा है, कहा? मैंने नहीं कहा है, ये आरोप लगा है। आरोप लगा ना। तो जब ये पहले चेयरमैन थे, कांग्रेस में बिल्कुल थे ना। हाँ। और मैं एक सैनिक के नाते जितना आदर ये मेरा करते हैं वो तब भी करते थे जब कांग्रेस में थे, और आज बड़े के नाते वो करते ही हैं, बड़ा होने के नाते। बस इतनी बात कहनी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तो आप देखिए अतुल रावत जी ने साफ कहा है कि वो जो इस बार चुनाव लड़ेंगे, अपने पिछले कार्यकाल में जो उन्होंने कार्य किए हैं उसको लेकर लड़ेंगे, और ये बात कही है कि ये वही अतुल रावत हैं जो 2013 में थे। आज सिर्फ कुछ बदलाव के साथ जरूर उतरे हैं, पर वही रंगनग रहेंगे, वही कार्य करने का तरीका रहेगा। और अब जनता से भी बात करेंगे, और जो प्रतिनिधि हैं और जो प्रत्याशी हैं उनकी क्या मैनिफेस्टो है, क्या ब्लूप्रिंट है नगर पालिका बड़कोट के लिए। और लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।